गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 13 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स अच्छे तरीके से मिल सके। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम अपनी वही द हिंदू और जो हमारी पुरानी पीआईबी की सीरीज़ है उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से करंट अफेयर को देखिएगा और फिर इसके आंसर देखिएगा। ठीक है, चलिए पहले मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। मार्किंग स्कीम में आपका वही है कि आपको 8 में से 10 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट होते हैं तो आपका जो एवेल्यूएशन ये बेस्ट कंसिडर किया जाता है। 6 से 8 के बीच अगर आपका स्कोर आता है तो उसको गुड एवेल्यूएशन में देखा जाता है। और अगर लेस देन आप 6 से कम का स्कोर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये रहता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो वो वाला आपका जोन होता है ना वहाँ पे आपका ये होता है या तो आपने किसी क्वेश्चन को तुक्का लगा के आपने गैस करके वहाँ पे वो आंसर दिया या फिर केयरफुली रीडिंग नहीं किए, इसलिए वो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये कोशिश करेगा कि वो कम हो सके। ठीक है, और अगर आपका नॉट लेस देन 2 से 4 इनके बीच में आता है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी हद तक ना हो पाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि 2 से 4 के बीच में ना आए। ठीक है, ज़्यादा हो तो इम्प्रूवमेंट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप ऊपर ज़रूर जाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कमेटी, कि फाइनेंस मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं कमेटी के। एंड सेकंड है द एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, कि जो ये डिटरमाइन करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे है इकोनॉमी के कारण। ठीक है, इसलिए आपको जितना भी हो सके उतने बार इसका रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ अगर आपको लगता है कि वो आंसर आपसे बनता है तो आप फटाक से उसको स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो बच्चों को आपको नहीं आता तो पूरा अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन जरूर सुनना है। ठीक है, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन नहीं होते हैं, इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, याद रखना आपको। और जो एमपीसी डिटरमाइन करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में पहले कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एक स्टैचुरी बॉडी है जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था फ्रेमवर्क अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो जो 1934 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट था उसी के ज़रिए इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। ठीक है, और इसके अंदर जो प्राइस स्टेबिलिटी होती है वो देखी जाती है, ऑब्जेक्टिव देखा जाता है किस तरीके से ग्रोथ को बढ़ाना है। और गवर्नर जो आरबीआई के होते हैं वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। साथ ही साथ इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर और होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं। और इसमें जो 6 मेंबर में इंक्लूडिंग चेयरमैन भी होता है, याद रखिएगा टोटल 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, और इंक्लूडिंग चेयरमैन भी इसके अंदर होता है। और जो एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है जिसको रेपो रेट कहते हैं वो रिक्वायर्ड होता है अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट 4%, कि 4% जो इन्फ्लेशन टारगेट होता है उतना ही वो अचीव करे, इतना ही इसका रिक्वायर्ड टारगेट होता है। ठीक है, और इसका जो रिक्वायर्ड टारगेट होता है ये 2 ± 4 मतलब 2 से लेके 4 के बीच जो होता है रेपो रेट और इन्फ्लेशन टारगेट, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो आरबीआई ने अपॉइंटेड किया है कमेटी जिसको लेड करें डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल, 2014 में इनको रेकमेंड किया गया था और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के। एनसीपीसीआर के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है एनसीपीसीआर इज अ स्टैचुरी बॉडी, कि एक स्टैचुरी बॉडी है। सेकंड, इट मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, कि ये मॉनिटर करती है जो पॉस्को एक्ट है 2012 के इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। देखिए एनसीपीसीआर का एक स्टैचुरी बॉडी है, बिल्कुल करेक्ट है, स्टैचुरी बॉडी ही है। और क्या ये मॉनिटर करती है इम्प्लीमेंटेशन जो पॉस्को एक्ट का अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं उसको, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे क्या समझ में, एनसीपीसीआर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, कि ये चिल्ड्रन के राइट्स को अच्छे तरीके से फुलफिल करने का पूरा इसका मॉनिटर और इसके अच्छे तरीके से
निगरानी सर्वेलेंस रखने का ये पूरे अच्छे तरीके से काम करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया, सी विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझ लीजिए इसके बारे में कि एनसीपीसी स्टैचुरी बॉडी तो है ही, जिसको मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट CPCR एक्ट 2005 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। और साथ ही साथ जिसका मेन वर्क है ये जो आपका पॉस्को है, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस 2012 का जो एक्ट है उसको मॉनिटर करने का इसका मेन काम रहता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और इसका ये इंक्वायरी भी करता है जो कंप्लेंट्स होती है रिलेटिंग चाइल्ड्स राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कि अगर चाइल्ड के राइट है कि उनको फ्री रखना चाहिए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है उसके तहत आता है, तो उसके अंदर भी इसकी इंक्वायरी करता रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेंस में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है चिल्ड्रन के बारे में कुछ भी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल अनवील्ड अ ब्रांड एंड अ लोगो फॉर इंडियन कॉटन रिसेंटली ऑन द ओकेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे। रिसेंटली व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रांड? तो अभी जो यूनियन मिनिस्टर है टेक्सटाइल, यूनियन मिनिस्टर जो टेक्सटाइल है, इन्होंने एक लोगो इंडियन कॉटन का रिसेंटली चालू किया है सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे के दिन। ठीक है, तो ओकेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे, तो उस ब्रांड का नाम क्या है और आप नाम बताइए यहाँ पे, फिर मैं आपको इसका लोगो भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए कस्तूरी कॉटन, ऑप्शन बी देसी कॉटन, ऑप्शन सी इंडियन कॉटन और ऑप्शन डी भारत कॉटन। तो क्या नाम रखा गया है इसका? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कस्तूरी कॉटन। अभी यूनियन मिनिस्टर जो टेक्सटाइल है इन्होंने इसका लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे के उपलक्ष्य में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो इसकी जो कॉटन की जो थीम रखी गई सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे के दिन, ये यही रखा गया कि द फाइबर दैट मूव्स मी। ठीक है, कि जो फाइबर है वो मुझे मूव करता है। ठीक है, तो द फाइबर दैट मूव्स मी, ये इसकी थीम है। इसको लॉन्च किया गया है बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2019 ने ऑन द इनिशिएटिव ऑफ कॉटन 4। ये इसको कॉटन 4 के अंदर किस किस को रखा जाता है? बेनिन, बुर्किया फैसो, चड एंड माली। तो ये 4 इसके मेन इक्विपमेंट्स हैं जिनको इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, और ये कोलैबोरेशन इसके साथ हुआ था इसको लॉन्च करने के पहले कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एंड द इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, ये सभी ने कोलैबोरेशन करके जो वर्ल्ड कॉटन डे है इसके लिए क्या किया है, एक लोगो तैयार करवाया है और इसको अब लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल के द्वारा। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है, देख लीजिए आप। याद रखिएगा पेपर में पेपर में नहीं तो आपको कहीं पे भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ोटो देके भी अगर पूछा जा सकता है कि किसका लोगो है, तो ये कस्तूरी कॉटन का है। ठीक है, जो इंडिया से बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड विल बी डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच स्कीम? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जा रहा है प्रॉपर्टी कार्ड का, ठीक है, इंडिया के अंदर, ये किस स्कीम के अंदर किया जा रहा है? ऑप्शन ए सहाय स्कीम, ऑप्शन बी स्वामित्व स्कीम, ऑप्शन सी समवेता स्कीम एंड ऑप्शन डी सरनाम स्कीम। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर देखते हैं। देखिए यूपीएससी आपसे क्या करेगा, यूपीएससी आपको जितना ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा पास की स्टेटमेंट मतलब नियर बाय स्टेटमेंट को लेके ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइए और आप अपना सेंस ऑफ जो आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाला जो माइंड है, ठीक है, कितना सिक्योरिटी से आपने उसको पढ़ा है उसको देखते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है किस तरीके से आप उसका आंसर देते हैं। तो देखिए सहाय, संविता और सरनाम ये तीनों से रिलेट नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संविता स्कीम के जरिए इसको प्रॉपर्टी कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और संविदा का जो फुल फॉर्म है ये है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एंड एरियाज। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया जा रहा है। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2020 को उसको लॉन्च किया गया था, लेकिन अब जिसका इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको न्यूज़ में लाया गया है कि अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड अंडर द संविदा स्कीम बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एम देख लीजिए कि टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये प्रोवाइड करना कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है, कि आप अपने राइट्स को जो रिकॉर्ड जो रखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से रखिए। विलेज हाउस होल्ड के अंदर ओनर के पास जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और जो इशू प्रॉपर्टी कार्ड से रिलेटेड है उनको भी इसको सोल्यूशन किया जाएगा इसके जरिए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एट नेशनल लेवल पे है, याद रखना आपको। और इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाएगा एक फेस्ड मैनर में अच्छे तरीके से, जो 4 साल के अंदर तक काम करेगा, 2020 से 2024 तक। सर्वे ऑफ इंडिया ये टेक्नोलॉजी पार्टनर रहेगा इसके इम्प्लीमेंटेशन में।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा, लिखने के काम में आएगी, ठीक है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये पूछा, ठीक है। सबसे पहले वेरी केयरफुली रीड द स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच इज़ द नॉट करेक्ट, ठीक है। तो नॉट करेक्ट ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए, इट इज़ द फुल फ्लैश यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम। सेकंड, इट वाज रिसीव नोबेल पीस प्राइज इन 2019। एंड ऑप्शन सी, इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी कॉम्बेटिंग हंगर। एंड ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए कि जो डी दिया है कि ऑल आर करेक्ट, अगर ये सारे ही सारे करेक्ट होते तो मैं यहाँ पे आपसे नॉट पूछता ही नहीं, तो डी तो आपका ऑलरेडी अलग हो गया। अब बच्चे आपके पास 3 ऑप्शन, इसमें से क्या ये यूनाइटेड नेशन की फुल फ्लैश यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम की एजेंसी है, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जो हंगर से कॉम्बैट करती है, ये भी करेक्ट दिया हुआ है। लेकिन इट वॉज रिसीव नोबेल प्राइज़ इन 2019, देखिए ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका रॉन्ग दिया है। क्यों रॉन्ग दिया है? क्योंकि इसको जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये 2019 में नहीं 2020 में दिया गया है। तो दैट द मीन जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है और यहाँ से आपसे इनकरेक्ट ही पूछी गई है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जाने के बाद कुछ चीज़ें समझ लीजिए, इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ते हैं कि जो 2020 में उसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, इसको अवार्ड किया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ज़रिए, कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसमें एफर्ट किए जाते हैं कॉम्बैट से कॉम्बैट जो होता है कॉम्बैट करना हंगर से, ठीक है, बैटरिंग कंडीशन करना जो फॉर पीस और कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज़ जो होते हैं, प्रिवेंटिंग करना यूज़ ऑफ हंगर का एज वेपन ऑफ वॉर एंड कन्फ्लिक्ट के ज़रिए, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे हंगर अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराना, अदरवाइज़ पीपल्स क्या होते हैं जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो फिर क्या होता है कि किसी न किसी टेरर अटैक्स में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको याद रखिएगा। और ज़ीरो हंगर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक हिस्सा है जिसको 2030 तक हमारे एक अचीव करने का प्लान है, तो कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी अचीव किया जा सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए रिपोर्ट पर्सपेक्टिव से तो क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से पूछे जाते हैं, तो ये बताना कि जो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट है इसको किसने पब्लिश किया है, ठीक है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब वर्ल्ड बैंक द्वारा द पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में समझते हैं, फिर इसके बारे में और चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले ये एक बाइनियल रिपोर्ट है जिसको हर 2 साल के अंदर पब्लिश किया जाता है और ये प्रोवाइड करती है ग्लोबल ऑडियंस विथ अ लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑन द ट्रेंड एंड ग्लोबल पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी। तो जो भी पॉवर्टी के ऊपर और जो प्रॉस्पेरिटी होती है, ठीक है, जो उनकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो प्रॉस्पेरिटी उनकी संबद्धता होती है, ठीक है, तो वो किस तरीके से उसके ऊपर ही अच्छे तरीके से रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब ये जो की फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट्स की यही है कि ओवरऑल सिनेरियोज कुछ सिनेरियो चेक किया गया है कि ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी इज एक्सपेक्टेड टू राइज द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन कॉज बाय कोविड-19। कि कोविड-19 के कारण 20 साल में ऐसा बार हुआ कि सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट बढ़ा है। एंड दिस विल एक्सरबेट द इम्पैक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट चेंज विच वेयर ऑलरेडी शोइंग डाउन पॉवर्टी रिडक्शन। और इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सरबेट कर दिया है ये कन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज का, जो वैसे भी पहले से काफ़ी पॉवर्टी रिडक्शन का एक कारण बना हुआ था। और जो पेंडेमिक है ये पुश कर रहा है अनदर 88 मिलियन टू 115 मिलियन को इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी और हैविंग टू लाइन ऑफ लेस देन 1.50 डॉलर पर डे रिजल्टिंग इन टोटल ऑफ 150 मिलियन सच अ इंडिविजुअल। इसका मतलब यही है कि कोविड-19 के कारण क्या हो रहा है कि 88 मिलियन से लेकर 115 मिलियन तक पीपल क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर चले जाएंगे। और लेस देन 1.50 डॉलर पर डे, मतलब आप मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति अपना दिन का खर्चा निकाले तो वो कितना 1.50 डॉलर, इसका मतलब आप मोटा मोटा लगाएंगे तो 130 रुपये 135 रुपये इतना जोड़ लीजिए, इतना भी काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गया। आप बोले तो 100 रुपये दिन का खर्चा उसका हो पाएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ Cas9 प्रोटीन दैट इज़ ऑफन मेंशन इन न्यूज़। तो Cas9 प्रोटीन क्या है जो काफ़ी कभी न्यूज़ में बना रहता है। ऑप्शन ए मॉलिक्यूलर सिजर्स यूज इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूलर सिजर्स है जिसका यूज़ किया जाता है टारगेटेड जीन एडिटिंग के लिए। ऑप्शन बी बायोसेंसर यूज इन द एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट, कि एक बायोसेंसर यूज़ किया जाता है एक्यूरेट डिटेक्शन के लिए पैथोजेंस इन पेशेंट के, मतलब जो भी पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो जीवाणु होते हैं पेशेंट के अंदर, उनका डिटेक्शन करने के लिए। ऑप्शन सी जीन दैट मेक्स प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंस, अ जीन दैट मेक्स प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। आई थिंक ये 2 बार धोखे से मिसप्रिंट हो गया है गलती से, लेकिन क्या है अ जीन दैट मेक्स प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है, एक ऐसा जीन जो प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंस तैयार करता है, कि प्लांट को रेजिस्टेंट पेस्ट से बचाने का एक प्रकार की एक टेक्निक है, ठीक है। और ऑप्शन डी हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, की एक हर्बिडाइगल सब्सटेंस है जो मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए सिंथेसाइज के रूप में उपयोग किया जाता है, अच्छे तरीके से इसका संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन मतलब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसी में से बताना है, ठीक है। चलो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब ए मॉलिक्यूलर सिजर्स है जिसका यूज़ किया जाता है टारगेटेड जीन एडिटिंग के लिए। तो ये इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके रिगार्डिंग अभी 2020 में भी Cas9 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, Cas9 क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, 2020 में भी क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि Cas9 क्या है। एक मॉलिक्यूलर सिजर्स है जिसका यूज़ किया जाता है जीन एडिटिंग के तौर पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है नेचुरल गैस इज़ द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल अमंग द अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल उनमें नेचुरल गैस एक सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल है। ऑप्शन बी जो दिया है कि इट इज़ द नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ मीथेन, की एक नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर है जिसमें प्राइमरली मीथेन का कंसिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा मीथेन कंप्राइज इसमें किया जाता है। तो कौन सी इसमें करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए नेचुरल गैसेस अगर देखा जाए तो ये रियलिटी में सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल माना जाता है जितने भी फॉसिल फ्यूल्स अभी तक अवेलेबल हैं। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, क्या मीथेन इसका मेन कंपोनेंट मतलब इसका प्राइमरली कंपोनेंट माना जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में कि देखिए नेचुरल गैस में क्या है कि सबसे क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल इसको समझा जाता है, और इसमें और जो मीथेन है ये प्राइमरली कंपोनेंट के तौर पर भी इसका ऑक्यूरेशन देखा जाता है कि सबसे पहले जो ऑकरिंग होती है, सबसे पहले ऑकरिंग जो हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर होता है वो मीथेन का ही होता है। बट कॉमनली अगर इंक्लूड की जाए तो वेरिंग अमाउंट्स इसमें मिक्स होते हैं, जिसमें हायर एल्केन्स होते हैं, समटाइम स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और हीलियम, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर मिक्सअप में होती हैं। और साथ ही साथ कि ये जो पोटेंट होता है ये ग्रीन हाउस गैस इटसेल्फ, ठीक है, मतलब ग्रीन हाउस है उसके ज़रिए जो रिलीज़ होता है और ये एटमॉस्फेयर में मतलब काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ऑक्साइडेशन प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। इसलिए क्या होता है कि जितना हो सके उतना रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाए, ना कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो जो क्या रहेगा एटमॉस्फेयर के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर 3 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज लॉन्च इन 2014 विथ आउटलाइन 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, कि इसको 2014 में लॉन्च किया गया था जिसकी आउटलाइन ये रखी गई थी कि 1 नंबर 1 कलर और 1 डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है कि द मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इज़ बेस्ड 12 पॉल्यूटेंट, की जो मेजरमेंट किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये 12 पॉल्यूटेंट के ऊपर किया जाता है। चलो देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी दी हुई है ये है कि इट हैज़ बीन डेवलप बाय द CPCB इन कंसल्टेशन विद द IIT कानपुर, कि इसको डेवलप किया गया CPCB के द्वारा और इसमें कंसल्टेशन लिया गया था IIT कानपुर का। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर देखते हैं इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको 2014 में लॉन्च किया था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी है। और इसकी जो टैग लाइन जो आउटलाइन दी गई है ये 1 नंबर
ठीक है, 1 नंबर 1 कलर और 1 डिस्क्रिप्शन, यही रखा गया है। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट जो दी है कि इसमें क्या 12 पॉल्यूटेंट है, देखिए ये गलत दिया हुआ है। इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट है ये आपके 8 पॉल्यूटेंट को कंसिडर किया जाता है और फिर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, और क्या इसको सीपीसीबी के जरिए लॉन्च किया गया है, जो आईआईटी कानपुर के साथ कोलैबोरेशन किया गया है इसके साथ। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो राइट आंसर आपका 1 और 3 मतलब सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, कुछ और चीज़ें समझ लीजिए इसके बारे में कि इसके अंदर जो 8 पोल्यूटेंट के तौर पे रखा जाता है, ठीक है, जो इसमें 12 दिया हुआ था वो गलत था। उसमें आपका मेनली जो रहता है पार्टिकुलर मैटर PM10, पार्टिकुलर मैटर PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO रहता है, ओजोन O3, अमोनियम NH3 और लेड PB, इनको कंसिडर करके ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और दिल्ली एयर क्वालिटी हैज़ एंटर्ड द पुअर जोन, ये इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है काफ़ी पुअर जोन पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि अब रिसेंटली क्या हो गई, अब स्टेबल बर्निंग स्टार्ट हो गई है। मतलब क्या होता है कि खेतों में जैसी खेती कंप्लीट हो जाती है तो नीचे की जो फसल का जो टुकड़ा बच जाता है उसको क्या रहता है, पंजाब हरियाणा वाले उधर के जो लोग रहते हैं वो जलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या रहता है काफ़ी ह्यूज जो धुआं होता है वो उड़ के नीचे की ओर आता है दिल्ली की तरफ और फॉग के तौर पे वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है, जिससे काफ़ी धुंध क्रिएट होना, मतलब फॉग एक तरीके से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर ये प्रॉब्लम करता है, ये काफ़ी जहरीला भी होता है। ठीक है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ख़राब होता है और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो ये इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। साथ ही साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसके अंदर 6 कैटेगरी होती है। ठीक है, याद रखना है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 कैटेगरीज होती हैं और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन किया जाता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स 6 कैटेगरी पे इसको डिवाइड किया जाता है। पहला गुड, सेकंड सेटिस्फैक्ट्री, थर्ड मॉडरेट और फोर्थ होता है आपका फोर्थ होता है पुअर एंड फिफ्थ होता है वेरी पुअर और फिर लास्ट में होता है सीवियर। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक। और इसको जो डेवलप किया गया ये CPCB के द्वारा और जिसको IIT कानपुर के कंसल्टेशन के साथ इसको रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 की थीम क्या है? फर्स्ट है बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, कि बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये फर्स्ट है। सेकंड प्रोटेक्शन बर्ड्स बी द सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन थर्ड है आपका यूनिफाइंग फॉर वॉइसेस फॉर वर्ड कंजर्वेशन एंड फोर्थ है देयर फ्यूचर इज़ आवर फ्यूचर एंड अ हेल्थी प्लेनेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड पीपल। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट मतलब ए विल बी योर राइट आंसर कि बर्ड्स कनेक्ट आर वर्ल्ड, दिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020। इंपॉर्टेंट है, थीम रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये तो बर्ड्स के ऊपर है, मतलब कंजर्वेशन के ऊपर बात की जा रही है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 2020 की थीम है बर्ड्स कनेक्ट आर वर्ल्ड। ठीक है, इसमें जो स्प्रेड अवेयरनेस की जा रही है, ये कंजर्वेशन किस तरीके से करना है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ग्लोबल इकोसिस्टम के अंदर, उसको किस तरीके से बढ़ाना है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड डे है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और इंडिया ने भी लॉन्च किया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स अलॉन्ग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ साथ इंडिया ने भी एक नेशनल एक्शन प्लान भी कंजर्वेशन करने के लिए माइग्रेटरी बर्ड्स का लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को डेफिनेटली ऑन करें ताकि आपकी लेटेस्ट अपडेट एक भी ना छूटे। ठीक है, जितना भी स्कोर आया है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 0 आया है तो वापस उसमें देखे जाके एवेल्युएशन करिए कि आपका स्कोर 0 क्यों आया है। ठीक है, उसके बाद फिर अच्छे तरीके से एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करिए और फिर से रीस्टार्ट करके उसी स्कोर को जो 0 आया इसको एडिट करके वापस से लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी आता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन एक डेडिकेटेड वे में चल रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।